जय हिंद। आज मैं क्लास लेकर आया हूँ कोशिका। देखिएगा, कोशिका क्लास लेना है। पहला कोशिका। कोशिका होता क्या है? कोशिका, इसको सबसे पहले जो देखे थे या खोज किए थे, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था वो? रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 ईस्वी में, कितना हुआ? 1665 ईस्वी में क्या किए थे? खोज किए थे। खोज करने वाले देखे थे। तो कहता है जीवित कोशिका। जीवित कोशिका में देखे थे ए हॉक। इनका एविक हुआ एंटोनी लियोन बॉनहॉक। उसके बाद सिद्धांत, कोशिका जो सिद्धांत दिए थे उनका नाम था स्वान एंड स्लाइडेन। और इसको जो रासायनिक नाम होता है उसको बोला जाता है कोशिका को साइटो। और जिसको अध्ययन करते हैं इसको बोलते हैं साइटोलॉजी। ये इनका था प्रारंभिक परिचय। इन्होंने देखा कौन? सबसे पहले खोज किया था रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में। फिर जीवित को कैसे देखे थे? एक कोशिका था, जीवित नहीं था। इन्होंने जीवित कोशिका को देखा था, क्या नाम था? एवी हॉक। उसके बाद फिर सिद्धांत दिए थे कोशिका का नाम था स्वान एंड स्लाइडेन। कोशिका का रासायनिक नाम होता है, यानी कि बायोलॉजी का नाम होता है साइटो। जिसका अध्ययन करते हैं उन्हें बोला जाता है साइटोलॉजी। चलिए आगे देखते हैं। इसका तो हो गया परिचय। अब सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है? आपसे पूछा जाए बड़ी कोशिका, आपको बताना पड़ेगा कि बड़ी कोशिका जो होता है शुतुरमुर्ग। इसका नाम आप लोग सुने होंगे। सबसे बड़ा अंडा इसी का होता है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है सबसे बड़ी कोशिका होता है पूरे प्राणी जगत में सबसे बड़ा होता है। सबसे छोटा के बाद किया जाएगा ओवरऑल प्राणी जगत में, हम बोलेंगे माइक्रोप्लाज्मा। अब बात करते हैं मानव में से छोटा बड़ा कौन होता है? तो मानव में सबसे बड़ा होता है ओवम। और छोटा की बात किया जाए स्पर्म। ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है। मानव की बात कीजिए, ये पूरे प्राणी जगत के लिए। अब सबसे लंबी होता है न्यूरॉन, जो कि ब्रेन में पाया जाता है। न्यूरॉन ये सबसे लंबी होता है। अब बात करते हैं विभाजन, कि किसमें ज़्यादा विभाजन होगा और किसमें कम विभाजन होगा। तो ये लीवर, मानव में एक कोशिका का नाम है लीवर में सबसे ज़्यादा विभाजन होता है लीवर में। और सबसे कम की बात, जब ज़्यादा की बात आया तो कम ही बात होगा। सबसे कम विभाजन होता है यही है ब्रेन का न्यूरॉन, बहुत कम विभाजन होता है। इसीलिए देखते हैं दिमाग में जब चोट लगता है जल्दी ठीक नहीं होता है। इसका विभाजन तो बहुत कम होता है और लीवर में विभाजन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा की बात किया जाए तो लीवर, और कम की बात किया जाए तो न्यूरॉन जो ब्रेन का होता है। मानव जो कोशिका होता है जो गोलाकार होता है, तो जान पाते हैं क्या क्या होता है? इसी गोलाकार होता है। इसमें एक पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, एक होता है वैक्यूल्स, एक होता है लाइसोसोम, एक होता है राइबोसोम, एक होता है सेंट्रोसोम, एक होता है ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है न्यूक्लियस और गोल्जी बॉडी। इतनी चीज़ मौजूद होते हैं हमारे कोशिका में, इस गोलेकार में। अब सभी हमें पढ़ना है बारी बारी से, इसमें कौन क्या कितने। हम पढ़ना शुरू करते हैं न्यूक्लियस से, यानी कि केंद्रक से। ये सभी का जो नियंत्रण कक्ष होता है न्यूक्लियस ही करता है। हम पढ़ते हैं पहले केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। इसका खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन। देखिए कोशिका का रॉबर्ट हुक, यहाँ है रॉबर्ट
ब्राउन, इन्होंने ये खोज किया था केंद्रक का। केंद्रक के अंदर एक द्रव पाया जाता है, ये कहते हैं केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव ये ऐसी कोशिका अंदर भाग है कि खुद के अंदर द्रव होता है, इसके जिंदा रहता है। इस सभी का निर्णय कर सकता है, एक कह सकते हैं मोनेटर। जो मोनेटर होता है क्या केंद्रक होता है। इसके बाद की बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। चलो जानते होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा यानी कि पावर हाउस कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि इसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा बनता हुआ। तो एक हमारे कोशिका में चलता है क्रेब्स चक्र, जिसमें 38 एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी ये क्रेब्स चक्र चलता है। इसमें पहले से मौजूद रहता है प्रोटीन और बाहर से लाया जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और प्रोटीन जब अभिक्रिया होता है तो 38 एटीपी बनता है ग्लूकोज के रूप में, जो हमारे एनर्जी प्रदान करता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जिसे लोग बोलते हैं रसधानी, इन्हें क्या बोलते हैं रसधानी। इसका काम है पानी स्टोर करना। क्या क्या है? पानी को स्टोर करना। फिर बात आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम का क्या काम है? इसका बस एक ही काम है कि सभी को ध्यान देना कार्य कर रहा है कि नहीं। अगर कार्य नहीं करेगा तो सीधे जाके बोलता है न्यूक्लियस को कि सभी कार्य नहीं कर रहा है। तो जब करने के बाद ये बोलेगा, ऐसे बोल जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है, इसमें एक द्रव पाया जाता है जिसका नाम होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जल अपघटक एंजाइम। वो एंजाइम का क्या काम है? जिस पर पड़ेगा उसको जला देगा। जब ये देखता है कि जो अंग कार्य नहीं करता है, उसे थोड़ा सा खुद फट जाता है और शरीर गिरने के बाद पूरा कोशिका मर जाती है। यानी जो कोशिका जब खराब हो जाती है, कार्य नहीं करती है या खुद फट जाता है, ऐसे जल अपघटक एंजाइम निकलता है, जिससे क्या होता है सभी कोशिकाएं खत्म हो जाती है। इसीलिए इसे लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। फिर है सेंट्रोसोम। इसका काम है कोशिका का विभाजन करना। जब बात हुआ कि नई कोशिका बनाना है तो कौन करेगा? कोशिका विभाजन करेगा सेंट्रोसोम। सभी जितना कार्य करेगा न्यूक्लियस की मदद से। सभी का ऑर्डर कौन देगा? न्यूक्लियस ही देगा। ठीक। उसके बाद आता है ईआर। इसका नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम लोग इसे ईआर के नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं अंतःप्रद जालिका। हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रदब जालिका। इसका काम है एक शेप देता है। जैसे कि बात किया जाए, ये कोशिका है, इसके अंदर बहुत चीज़ है। अगर कोई तो होगा जो कंकाल के रूप में काम करेगा, अगर नहीं रहेगा तो कोशिका पुचक जाएगा। यानी क्या होगा? ये हम लोग खड़ा है, मेरा क्या है? कंकाल है। कंकाल के रूप में काम करता है कौन? अंतःप्रद जालिका। इसमें ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बात करते हैं ये फिर क्या है? गोल्जी बॉडी का काम है परिवहन करना। जैसे मान लो इसमें अणु बन गया, 38 एटीपी बन गया, ग्लूकोज बन गया, तो इस एनर्जी को कहीं दूर ले जाना होगा न हमारे कोशिकाओं में। तो जिस कोशिका में कमी होता है, ये क्या करता है? परिवहन करने का कार्य करता है। यानी यहाँ से बने ऊर्जा को क्या करेगा? अलग ले जाने का कार्य करेगा। अच्छा नाम कौन है? गोल्जी बॉडी। इसका ही काम है सभी को। जिसका खोज किए थे कैमिलो गोल्जी, याद रखिएगा। अब बात हुआ सभी को रखने के लिए इसमें कुछ तो होना चाहिए। तो इसमें द्रव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वो द्रव। इस द्रव को हम कहा करते हैं कोशिका द्रव।
अब बात यानी कि क्या है, जो द्रव है जिसने का क्या होगा, अगर नहीं द्रव रहेगा जब भाषा सूख जाएगा, सूखने वाली खत्म हो जाएगा। ये सूखने से बचाने के लिए रखा जाता है मतलब कोशिका द्रव। कोशिका द्रव अभी हम बात किए हैं कि केंद्रक के अंदर भी क्या होता है, एक द्रव होता है। तो ऐसा देखा गया सभी के जब बाहर से निकाल लिया गया इस द्रव को, तो देखा सभी सूखा पर न्यूक्लियस नहीं सूखा। इसके अंदर देखा गया इसमें भी एक द्रव आ जाता है, इसके नाम दे दिया गया केंद्रक द्रव। अब बात हुआ कि किसी एक को तो बनाना पड़ेगा प्रमुख, तो बोला कि जीव द्रव। तो जीव द्रव क्या है, तो जीव द्रव की जब बात करेंगे, जीव द्रव जो कहते हैं कोशिका के मूलभूत इकाई क्या है, जीव द्रव है। तो जीव द्रव है क्या, जीव द्रव। तो जीव द्रव जो है केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव, कोशिका द्रव के संयुक्त रूप को कहते हैं जीव द्रव है। देखा गया अगर मान ये नहीं रहेगा तो ये सूख खत्म हो जाएगा, फिर बोला अगर ये भी नहीं रहेगा तो न्यूक्लियस ही सूख जाएगा, तो तेरा काम ही नहीं करेगा। जैसे कि जब मोनीटर ही नहीं रहेगा कि कोई काम तो होगा वर्कर नहीं ना, है ना। जब ये मोनीटर ही नहीं रहेगा फिर काम करेगा सही, इसमें ना, इसलिए ये रहना जरूरी है। बोला गया कि दोनों जरूरी है, ये भी जरूरी है और ये भी जरूरी है। तो बोला दोनों को क्या नाम दे दिया गया, संयुक्त रूप जीव द्रव नाम दे गया। यानी कि केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव के संयुक्त रूप को क्या कहेंगे हम लोग, जीव द्रव कहेंगे।